अगर हम आपसे कहें कि सूखी बेजान जमीन जहां पर घास का एक तिनका तक नहीं उगता था, जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं थी, मगर 10 साल के अंदर वो एक हरा भरा मैदान बन गया, तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ये हकीकत है हमारे देश की ही एक जगह की, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये चमत्कार किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि कुछ भेड़ों यानी शीप ने किया था। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर ये चमत्कार हुआ कैसे? आखिर बेजान जमीन पर इन भेड़ों को छोड़ ही क्यों दिया गया था? इनफैक्ट लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये पागलपन है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मगर यकीन मानिए 10 साल बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ये जमीन इतनी ज्यादा बदल गई कि कोई यकीन भी नहीं कर पा रहा था। सवाल ये है कि आखिर ये जादू हुआ कैसे? तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। बढ़ता हुआ डेजर्टिफिकेशन और लगातार बंजर होती जमीन केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो राजस्थान, गुजरात और एमपी के कई हिस्सों में थार का मरुस्थल है। लेकिन अब ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जमीन धीरे धीरे अपनी उत्पादक शक्ति खोती जा रही है, जिसके लिए एक दो नहीं बल्कि कई सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि पेड़ों का लगातार कटना, बारिश का कम होना और इंसानी गतिविधियां बढ़ना, जिससे मिट्टी की ऊपरी लेयर खत्म होती जा रही थी। उसकी वजह से न केवल सरकार बल्कि वैज्ञानिक तक परेशान थे कि आखिर इस समस्या को सॉल्व कैसे किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसे खत्म करने के लिए कभी उपाय नहीं किए गए, बहुत सारे तरीके अपनाए गए, फिर चाहे चीन का फेमस तरीका चेक डैम्स बनाना हो या फिर पेड़ लगाना, मगर किसी चीज से कोई खास फायदा नहीं हुआ। जमीन लगातार बंजर होती जा रही थी। इसी वजह से किसान परेशान थे और आखिरकार एक मुश्किल फैसला लिया गया। दरअसल कुछ वैज्ञानिकों ने एक डेयरिंग आइडिया सोचा। उन्होंने डिसाइड किया कि बेजान जमीन पर भेड़ छोड़ देनी चाहिए। हमें पता है आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा, आखिर भेड़ ही क्यों? आखिर बंजर जमीन पर भेड़ करेंगी क्या? भेड़ तो वहां सरवाइव भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो घास खाती हैं, और ये तो जमीन को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक डीप स्टडी और साइंटिफिक लॉजिक छुपा हुआ था। असल में जनरली ऐसा माना जाता है कि भेड़ खेती के लिए नुकसानदेह होती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस आइडिया का विरोध भी हुआ था। लोगों का कहना था कि जहाँ घास का तिनका तक नहीं है वहाँ भेड़ करेंगी क्या? वो तो खुद ही मर जाएंगी और जो मिट्टी बची है उसे भी खराब कर देंगी। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पर भरोसा रखा और भेड़ों की जमीन से दोस्ती करवा दी, क्योंकि भेड़ें सिर्फ ऊन देने या दूध और मांस का सोर्स भर नहीं है। दरअसल उनके चरने और जीने का ढंग मिट्टी और पर्यावरण को बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। आइए जानते हैं ये पूरा नेचुरल मैजिक कैसे काम करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भेड़ें केवल घास खा खाकर जमीन को पूरी तरह खाली कर देती होंगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। भेड़ों का डाइजेस्टिव सिस्टम खास तरह से बना होता है। जब वो घास चरती हैं तो पौधों को पूरी तरह नष्ट नहीं करती, वो ऊपर का हिस्सा खाती हैं, जबकि पौधों की जड़ें बची रहती हैं। इससे पौधों को एक तरह का प्राकृतिक प्रूनिंग यानी छटाई मिलती है। साथ ही ये प्रक्रिया जड़ों को और मजबूत करती है और नए अंकुर उगने लगते हैं। यानी जितनी बार भेड़ें घास खाती हैं उतनी ही बार पौधे अपनी जड़ों से और ताकतवर होकर बाहर आते हैं। हालांकि सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है कि खाए जाने से पौधे और मजबूत होते हैं, लेकिन यही नेचर का खेल है। इसके अलावा जब भेड़ें झुंड बनाकर चलती हैं तो उनके खुर मिट्टी पर दबाव डालते हैं, मगर ये दबाव मिट्टी पर जोर नहीं डालता, बल्कि ये दबाव मिट्टी को हल्का सा कंपैक्ट कर देता है। अब सवाल उठता है कि क्या कंपैक्ट होना मिट्टी के लिए बुरा नहीं है? हाँ, अगर ज्यादा दबाव पड़े तो मिट्टी कमजोर हो जाती है और पानी रिस नहीं पाता। लेकिन भेड़ों का मूवमेंट इतना बैलेंस्ड होता है कि मिट्टी के कण इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि पानी बेहतर तरीके से सोख लिया जाए। यानी बारिश का पानी बहकर बर्बाद नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे जमीन में उतरता है और भूजल को रिचार्ज करता है। ऐसे में रेगिस्तानी या सूखे इलाकों में भी नमी बची रहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भेड़ का मल भी प्रकृति को हेल्प करता है। असल में भेड़ों के मल को आप चाहे तो प्रकृति का सबसे सस्ता और असरदार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कह सकते हैं। जब भेड़ें चरने के बाद चलते हुए अपने पीछे मल छोड़ती हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्व होते हैं
और ये तो आप जानते ही हैं कि ये वही मिनरल्स हैं जो पौधों को सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं। इतना ही नहीं, इस मल में मौजूद जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में घुलकर उसकी बनावट सुधारते हैं। ये मिट्टी को न सिर्फ उपजाऊ बनाता है बल्कि उसमें हवा और पानी के लिए जगह भी छोड़ता है। इसके अलावा भेड़ों के मल से एक और चमत्कार होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं। मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया, फंगी और असंख्य छोटे जीव रहते हैं जिन्हें हम नेकेड आईज से नहीं देख पाते, लेकिन यही जीव मिट्टी को जिंदा बनाते हैं। वो पौधों की जड़ों के साथ मिलकर पोषण उपलब्ध कराते हैं और कार्बन को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। यानी भेड़ों की मौजूदगी एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फैक्ट्री को चालू कर देती है, जो आगे चलकर मिट्टी और पौधों के लिए अमृत का काम करती है। लेकिन ये सब बस यूं ही नहीं हो गया, इसमें इंजीनियर और वैज्ञानिकों की स्ट्रेटजी छुपी हुई है। वैसे अगर भेड़ों को लगातार एक ही जगह चरने दिया जाए तो क्या होगा? साफ है, इससे ओवर ग्रीजिंग हो जाएगी। इससे पौधे रिकवर नहीं कर पाएंगे और मिट्टी फिर से बंजर होने लगेगी। इसलिए वैज्ञानिकों और किसानों ने रोटेशनल ग्रीजिंग का तरीका अपनाया। इसमें भेड़ों को एक जगह कुछ समय तक चरने दिया जाता है, फिर उन्हें दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये 2 फायदे देता है। पहला, पौधों को रिकवर करने और दोबारा उगने का समय मिल जाता है, और दूसरा, मिट्टी पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता और उसकी नमी और उर्वरता बनी रहती है। ये सिस्टम इतना कारगर साबित हुआ कि दुनिया के कई देशों में बंजर जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के लिए इसे अपनाया गया। इनफैक्ट कई जगहों पर प्रयोग करके देखा गया कि सिर्फ 8 से 10 साल में सूखी जमीन जहां घास का एक तिनका भी नहीं था, वो जगह हरे भरे मैदान में बदल गई। और ये सब किसी मशीनरी या केमिकल से नहीं, बल्कि सिर्फ भेड़ों की वजह से संभव हुआ। सोचिए, जिस जमीन पर खेती करना भी असंभव माना जा रहा था, वहां अब न केवल घास बल्कि अनाज और सब्जियां भी उगाई जाने लगी। चाहे जो भी हो, इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। हम अक्सर पर्यावरण को सुधारने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट, महंगी टेक्नोलॉजी और केमिकल्स का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार सॉल्यूशन प्रकृति के अंदर ही छिपा होता है। भेड़ें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ मिलकर काम करें तो सूखी जमीन भी हरी भरी हो सकती है और बंजर मिट्टी भी जीवन से भर सकती है। भेड़ें सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि प्रकृति के इकोलॉजिकल इंजीनियर्स हैं। उनके चरने का ढंग, उनके खुरों की चाल, उनका मल और उनका मूवमेंट, ये सब मिलकर मिट्टी को जिंदा कर देते हैं। और यही कारण है कि आज कई देशों में बंजर जमीन को हरा भरा बनाने के लिए भेड़ प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि किसी ने सही कहा है, प्रकृति में हर जीव का एक रोल होता है, बस हमें उसे समझने और सही ढंग से यूज करने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। शुरुआत चुनौतियों और संशय से भरा हुआ था। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसमें बहुत दिक्कतें आईं। भेड़ों को बचाना, उन्हें पानी पिलाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, ये सब बेहद मुश्किल काम था। जब भेड़ों को छोड़ा गया तो बहुत सारी भेड़ें बीमार पड़ी और कुछ तो मर भी गईं। इससे लोगों का संशय और बढ़ गया। एक टाइम तो ऐसा भी आया कि मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और लोग इसे वेस्ट ऑफ मनी एंड एनिमल्स तक कहने लगे। लेकिन प्रोजेक्ट टीम ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार काम में लगे रहे। उन्होंने डेटा कलेक्ट करना जारी रखा, वैज्ञानिकों से सलाह ली और अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना शुरू किया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका इंतजार बरसों से था। धीरे धीरे बंजर जमीन में परिवर्तन दिखने लगा। सूखी मिट्टी से छोटे छोटे घास के पौधे निकलने लगे। लोगों को थोड़ी उम्मीद जगी, मगर ये तो बस शुरुआत थी। फिर आया वो दिन जब 10 साल पूरे हो गए। वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स ने जब उस जमीन का दोबारा सर्वे किया तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये वही जगह थी जहां कभी बंजर सूखी जमीन और मिट्टी थी। अब वहां घने हरे मैदान बन चुके थे। छोटे छोटे पेड़ भी उगने लगे थे। मिट्टी में नमी बढ़ गई थी। पक्षियों और कीड़ों की एक्टिविटी भी बढ़ चुकी थी। यानी एक हेल्दी इकोसिस्टम का निर्माण हो चुका था। जहां पहले सन्नाटा रहता था, वहां अब चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। मानो ये केवल घास का गुण नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का पुनर्जन्म था, और इसके लिए भेड़ें ही जिम्मेदार थीं। इस परिवर्तन के कई फायदे हुए। ये प्रोजेक्ट केवल घास होने तक सीमित नहीं रहा। जमीन हरी भरी हो गई तो जलस्तर सुधर गया। घास और पेड़ों की वजह से मिट्टी का कटाव रुक गया। बारिश और हवा से मिट्टी के बहाव को रोकने में मदद मिली। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी बढ़ी। जानवरों और पेड़ पौधों को नया घर मिला। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला।
जब जमीन उपजाऊ हो गई तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने लगा और खेती भी शुरू हो गई। पेड़ और घास ने कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित किया, जिससे क्लाइमेट चेंज को रोकने में मदद मिली। तो अब बात करते हैं आखिर इससे सीख क्या मिलती है। वैसे तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बात तो साफ है, प्रकृति कितनी ज्यादा अद्भुत है। इसमें खुद को ठीक करने की बेहिसाब ताकत है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने कोविड-19 के टाइम भी देखा था। जब दुनिया रुक गई थी तो प्रकृति ने खुद को फिर से ठीक कर लिया था। अगर हम प्रकृति को थोड़ा मौका दें और सही दिशा दिखाएं तो सब कुछ सही हो सकता है। दोस्तों, तो ये थी कहानी भेड़ों की, जिन्होंने एक पूरे इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।